not a game, it's a rich thing. एफ की आंखों पर दबीर पट्टी बंधी हुई थी। इसके हाथों को पुष्ट पर ले जाकर नायलॉन की मजबूत डोरी से बांधा गया था और दोनों पाँव भी ऐसी ही जकड़ का शिकार थे। वो सीलन ज़दा फर्श पर बेयार मददगार पड़ा था। वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकता था क्योंकि इसे इस हाल में पहुंचाने वाले शख्स ने इसके होंठों पर भी ताला डाल रखा था। मजबूत एडहेसिव टेप ने इसकी बोलती को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा था। वो जिंदा था और सांस ले रहा था, वो भी इसलिए कि इसकी नाक के साथ किसी किस्म की जालिमाना कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे साफ जाहिर था कि इसे जिंदा रखना मकसूद था। इसके कानों पर भी कोई पहरा नहीं बिठाया गया था। वो सुन सकता था, ताहम इसके कुर्बो जवार में सुनने जैसा कुछ था भी नहीं। एक निहायत ही मध्यम आवाज़ इसकी समात तक रसाई हासिल कर पा रही थी। वो मशीनों के चलने की महसूस आवाज़ थी, जैसे दूर कहीं किसी फैक्ट्री में हैवी मशीनरी महवे हरकत हो। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ था और इसे पहुँचाने वाला इससे क्या चाहता था। इसी कसम पुरसी की हालत में वो अपने बारे में सोचने लगा। वो एक फास्ट बॉलर था। चंद दिन बाद वो अपनी टीम के साथ बैरून मुल्क जाने वाला था। 3 घंटे के बाद इसका ट्रायल होने वाला था, जो हानापुरी से कुछ ज़्यादा नहीं था। हर सूरत में इसी का इंतखाब होना था क्योंकि इसकी पर्ची बड़ी तगड़ी थी। एक वफाकी वजीर उसका पुष्टपना था। बैरून मुल्क जाकर अपनी टीम और अपने मुल्क के लिए खेलना तो एकदम पक्का था, लेकिन इससे पहले ही किसी नामुराद ने इसे अगवा करके इस दूर दराज वेरान और सीलन ज़दा कमरे में लाकर फेंक दिया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर इसकी सोच को ब्रेक लग गई। ये एफ का एक फितरी रद्द-ए-अमल था, वरना ये तो मुमकिन नहीं था कि आने वाला इसकी सोच को पढ़ ले। इसने पूरी तवज्जो अपने इर्द गिर्द आवाज़ों पर मरकूज कर दी। दरवाज़ा खुलने के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया गया और इसी दौरान में कोई शख्स कमरे में अंदर दाखिल हो चुका था। एफ इसके कदमों की आवाज़ को बआसानी सुन सकता था। कदमों की आहट के अलावा इसे कुर्सी के फर्श पर घसीटने की आवाज़ भी सुनाई दी। फिर ये आवाज़ें इससे चंद फुट के फासले पर आकर रुक गईं। एफ इस शख्स से पूछना चाहता था कि वो कौन है और इसके साथ वो ऐसा सलूक क्यों कर रहा है, मगर इस नौइयत के सवालात करना इसके इख्तियार में नहीं था। फिर इस शख्स ने एफ की मुश्किल को किसी हद तक आसान कर दिया। मैं तुम्हारे मुंह पर से टेप हटा रहा हूँ, आने वाले ने रोबदार आवाज़ में कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ खा पी लो ताकि ज़िंदगी से तुम्हारा रिश्ता बरकरार रहे। उम्मीद है तुम इस मेहरबानी से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर चीखने चिल्लाने की कोशिश नहीं करोगे। वो लम्हा भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर बेपरवाही से इजाफा करते हुए बोला, वैसे तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश किसी भी किस्म का रंग लाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ दूर नज़दीक कोई भी तुम्हारी दादो फरियाद सुनने वाला नहीं। एफ ने इसकी बातों को तवज्जो से सुना और खामोश रहा। इसके पास में इससे ज़्यादा कुछ था भी नहीं। मुँह में ज़ुबान रखने के बावजूद भी वो कलाम की ताकत से बेबहरा था। एफ की इन्हीं सोचों के दौरान इस शख्स ने इसके होंठों पर चिपकी हुई एडहेसिव टेप को बड़ी बेदर्दी से खींचकर उतार दिया। दर्द की शिद्दत ने एफ को कुराहने पर मजबूर कर दिया। वो बंदा एफ के सामने कुर्सी पर बैठ गया और एक बर्गर इसकी जानिब बढ़ाते हुए करख्त लहजे में बोला, इसे खा लो, बाद में पानी की बोतल भी दूंगा। मैं इस वक्त तक कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं जब तक तुम मेरे सवालात का जवाब नहीं दोगे। एफ ने बरहमी भरे लहजे में कहा। मफ्तूह को सवाल करने का हक नहीं होता और ना ही कोई मुतालबा करने का इख्तियार। इस शख्स ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर तुम भूखे प्यासे इस वीरान मकाम पर रुतबा शहादत हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसी कोशिश से रोकूंगा नहीं। मैं तो तुम्हारी सलामती चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे खाने पीने का सामान लेकर यहाँ आया हूँ। क्या तुम अपने कदमों से चलकर बीवी बच्चों के पास नहीं जाना चाहते? बीवी बच्चों के जिक्र पर एफ का दिल कट कर रह गया। वो अपनी बीवी एन और बेटी आर और बेटे जेड से बेपनाह मोहब्बत करता था। यकीनन वो तीनों घर में बैठे इसकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। इनका तो वहम गुमान में भी ना होगा कि एफ को अगवा करके किसी नामालूम मकाम पर कैद कर दिया गया है। मैं तुम्हारी बात मानकर ये बर्गर भी खा लूंगा और इसके बाद पानी भी पीऊंगा। एफ ने मिन्नत रेज लहजे में कहा, बस तुम मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो। लम्हाती तजब्जुब के बाद अगवाकार के इस सारिया आवाज उभरी। कौन से 2 सवाल? नंबर 1, तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एफ ने मोतदिल अंदाज में कहा। सवाल नंबर 2, तुमने किस मकसद के लिए मुझे यहाँ कैद कर रखा है? मेरा नाम के है और मेरी तुम्हारी से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अगवाकार ने सपाट आवाज़ में जवाब दिया, मैंने तुम्हें अपने उस्ताद एम के हुक्म पर अगवा करके यहाँ पहुँचाया है और ये बात सिर्फ एम ही जानता है कि वो तुमसे क्या चाहता है। एम दादा से कोई सवाल नहीं करता, ये सब इसके हुक्म की तकमील का नतीजा है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मुझे यहाँ कैद रखने में मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। एफ ने उसीले लहजे में कहा। क्यों, क्या तुम एटमी प्लांट हो? के ने मुज़हका है अंदाज में सवाल किया। मैं इस मुल्क का स्टार हूँ, एफ ने फहरिया लहजे में के को बताया। मैं अपने मुल्क की टीम में फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलने वाला हूँ। हमारी टीम चंद रोज में गैर मुल्की दौरे पर जाने वाली है और तुम मुझे पकड़कर यहाँ ले आए हो। देखो भाई, तुम खिलाड़ी हो या अनाड़ी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के ने रुखाई से कहा, मैं तो अपने दादा एम के हुक्म का गुलाम हूँ। दादा ने मुझसे जो कहा मैंने वो कर दिया और अब कोई सवाल कोई जरफ नहीं। के का लहजा बेहद संगीन होगा। तुम पेट पूजा करो, भूखे मरो, मुझे इससे जरा भी परवाह नहीं। मैं ठीक 15 मिनट बाद तुम्हारे मुंह पर दोबारा टेप चिपका दूंगा। एफ सरासीमा नजर से के को तकने लगा, अगरचे ये तकना दबीर पट्टी के पीछे से था। गोया
ایف کی نگاہ تاریکی کے اتھاہ سمندر میں ڈبکیاں لگا کر رہ گئی تھی۔ فارمیٹ کے حساب سے ٹیم میں 4 فاسٹ بالر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، 2 اٹیک ہائی سپیڈ فاسٹ بالر اور 2 میڈیم پیس فاسٹ بالر۔ میڈیم پیس دونوں کنفرم ہو چکے تھے اور اٹیک بالر میں سے ایک 100% کنفرم تھا، مسئلہ دوسرے اٹیک بالر کا تھا۔ اس کے 2 امیدوار تھے، یعنی ایف اور ایس۔ ایس اپنی کارکردگی کے لحاظ سے ایف سے کہیں بہتر موزوں، تجربہ کار، قابل بھروسہ بالر تھا، جبکہ ایف کا کھیل اوسط درجے کا تھا۔ تاہم اس کے بعد ایک وفاقی وزیر کی سفارش تھی، سلیکٹرز نے ایف اور ایس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور اسی مقصد کے لیے ایک چھوٹا سا ٹرائل رکھا گیا تھا۔ دونوں بالرز نے 4 اوور لگاتار پھینکنا تھے، جن میں سے ان کی لائن اینڈ لینتھ، پیس، سوئنگ، ایکشن، ایکسٹراز، سکورز، سٹیمنا اور اسی نوعیت کی بعض دوسری ٹیکنیکل چیزوں کو چیک کرنا تھا۔ ایف اور ایس میں جس کا ریکارڈ زیادہ اچھا بنتا اسی کو ٹیم کے ساتھ بیرون ملک جانا تھا۔ بعض جگاڑیوں کی رائے یہ تھی کہ یہ ٹرائل محض ایک دوکوسلا اور فارمیلٹی ہے۔ ایف کے پاس خاصی تگڑی سفارش ہے، لہذا ٹرائل کا نتیجہ کچھ بھی ہو ٹیم کے ساتھ ایف ہی جائے گا۔ کسی بھی کھلاڑی کا کھیل ہی اسی کی اصل سفارش ہوتی ہے۔ سنجیدہ اور غیر جانبدار حلقوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ ایف کے پاس چاہے کتنی بھی بڑی توپ سفارش کیوں نہ ہو، وہ ایس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میدان میں کھلاڑی کو کھیلنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے پشت پناہ کو۔ ایس اپنی عمدہ کارکردگی سے ایف کو مات دے دے گا۔ دونوں طرف ایس اور ایف کو لے کر لوگ اظہار خیال تو کر ہی رہے تھے، لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ ایف ابھی تک وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ اسٹیڈیم میں موجود تمام متعلقہ افراد اس کی راہ دیکھ رہے تھے اور ایف تھا کہ جیسے اسٹیڈیم کا راستہ ہی بھول گیا ہو۔ انتظار جب حد سے بڑھنے لگا تو سلیکٹرز کو تشویش ہوئی۔ ان میں سے ایک نے ٹیم مینیجر سے پوچھا، آپ کو کچھ علم ہے کہ ایف کہاں رہ گیا ہے؟ میں خود بھی اس لیے پریشان ہو رہا ہوں، مینیجر نے اضطراری لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے اس کا نمبر ٹرائی کیا؟ میں کئی مرتبہ اس کا نمبر ٹرائی کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مینیجر نے بتایا۔ اس کا نمبر مسلسل سوئچڈ آف ہے۔ اوہ، سلیکٹر گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر پوچھا، آپ نے اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا؟ مینیجر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ایف کی بیوی این سے میری بات ہو چکی ہے، وہ بھی ایف کے لیے پریشان ہے۔ این نے مجھے بتایا کہ ایف حسب معمول جاگنگ کے لیے صبح ایک نزدیکی پارک میں گیا، مگر وہ ابھی تک آیا نہیں۔ این کو بھی سیل فون سوئچ آف ہی مل رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایف اسے بتائے بغیر ہی ٹرائل کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لیکن جب این کو معلوم ہوا کہ ہم بھی اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو این کی فکر میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اگر ہمیں ایف کا کوئی پتہ چلے تو فوراً اسے آگاہ کیا جائے۔ ٹیم مینیجر کی بات سن کر سلیکٹر کی تشویش میں بے یقینی اور گھبراہٹ بھی شامل ہوگی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا، اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ڈسپلے پر نگاہ ڈالی تو وہاں ایک وفاقی وزیر کا نمبر چمک رہا تھا۔ وہ مینیجر سے معذرت کر کے ایک طرف چلا گیا، پھر کال ریسیو کرتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولا، یس سر، کیا آپ کا ٹرائل بخیر و خوبی نمٹ گیا ہے؟ وزیر نے رسمی الیکس لیک کے بعد استفسار کیا۔ سلیکٹر نے نہایت جامع مگر مختصر الفاظ میں وزیر موصوف کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد دھیمے لہجے میں کہا، سر ٹرائل کی تو نوبت نظر ہی نہیں آ رہی، ایف جا کہاں سکتا ہے؟ وزیر نے اضطرابی لہجے میں کہا، ابھی رات میں ہی تو میری اس سے بات ہوئی ہے سر، رات تو رہ گئی ایک طرف۔ سلیکٹر نے معتدل لہجے میں کہا، وہ آج صبح بھی صحیح سلامت تھا۔ ٹیم مینیجر کی اس کی بیوی سے تفصیلی بات ہو چکی ہے، وہ جاگنگ کی غرض سے نزدیکی پارک گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ یہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ حساس اور سنگین معاملہ لگ رہا ہے، وزیر نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میرا ذہن ایف کے اغوا کی طرف جا رہا ہے۔ خیر، وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، میں ایف کو ٹریس کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ سلیکٹر نے پوچھا۔ ہمیں آج کی تاریخ میں ٹیم کو فائنل کرنا ہے، ایف کی ٹیم میں شمولیت اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں۔ وزیر نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ فرض محال اگر شام تک ایف کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو آپ دوسرے فاسٹ بالر کو ٹیم میں لے سکتے ہیں۔ سلیکٹر کے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن موصوف نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی۔ سلیکٹر کی لب کشائی سے پہلے ہی اس نے فون لائن کاٹ دی۔ ایف کو کے کی قید میں 5 روز ہو چکے تھے۔ اس دوران میں کے نے اس کے کھانے پینے اور رفع حاجت وغیرہ کا پوری طرح خیال رکھا ہوا تھا۔ ایسے مواقع پر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیا کرتا، تاہم ایف مسلسل اس کے گن کے نشانے پر رہتا، تاہم وہ کسی قسم کی ہوشیاری نہ کر سکتا۔ ویسے بھی ایف مکمل طور پر کے روب و داب میں آ چکا تھا۔ اگر اسے گن کے نشانے پر نہ بھی رکھا جاتا تو ایف کی جانب سے کسی چالاکی کی توقع نہ تھی۔ اس نے موجودہ صورتحال کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ ان 5 دنوں میں ایف کے پشت پناہ اس وفاقی وزیر نے پولیس کی مدد سے ایف کو تلاش کرانے کی سر توڑ کوشش کر ڈالی، لیکن وہ لوگ مغوی یا اغوا کار کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ وفاقی وزیر کے اشارے پر کام کرنے والے پولیس آفیسر نے ایف کی بیوی این سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس واقعے کے دوسرے روز این نے اس آفیسر کو ایک اہم بات بتائی۔ سر، گزشتہ رات مجھے ایف کا ایک ٹیکسٹ میسج ملا تھا، این نے کہا، لیکن وہ میسج ایف کے نمبر سے نہیں آیا تھا۔ جب میسج ایف کے نمبر سے آپ کو موصول نہیں ہوا تو پھر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ ٹیکسٹ اسی نے کیا ہے؟ پولیس آفیسر نے ایک اہم سوال کیا۔ میسج کے آخر میں ایف لکھا ہوا ہے، این نے بتایا۔
इस मैसेज में एफ ने अपनी हैरियत से आगाह करते हुए मुझे परेशान होने से मना किया है, क्या आप मुझे वो मैसेज दिखा सकती हैं? ऑफिसर ने इज़तरारी लहजे में पूछा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, ये कहते हुए एन ने अपना सेल फोन ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। सेल फोन ऑफिसर को थमाने से पहले एन ने मज़कूरा टेक्स्ट मैसेज ओपन कर दिया था। पुलिस ऑफिसर ने तवज्जो से टेक्स्ट को पढ़ा। वहाँ लिखा था, एन, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं जहाँ भी हूँ अपनी मर्जी से हूँ और जब दिल चाहेगा मैं लौट आऊंगा। एफ। ऑफिसर ने सेल फोन को वापस करते हुए सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस टेक्स्ट से तो ये जाहिर होता है कि आपके शोहर को अगवा नहीं किया गया। इसके साथ ये भी पता चलता है कि एफ का फोन अपनी दस्तरस में नहीं है। सच पूछे तो मेरा जहन इस टेक्स्ट पर एतबार करने को आमादा नहीं। जी मैं नहीं समझी। एन ने सवालिया नजरों से ऑफिसर को देखा। सीधी सी बात है, पुलिस ऑफिसर समझाने वाले अंदाज में बोला। एफ ने तसल्ली भरे टेक्स्ट के बजाय आपको फोन करके भी अपनी हैरियत से आगाह कर सकता था। वो अचानक गायब हुआ है और ये कोई मामूली बात नहीं, ऐसा कई बार पहले हो चुका है। ऑफिसर की बात मुकम्मल होने से पहले ही एन बोल उठी। जब भी हमारे दरमियान गर्मा गर्मी होती है तो एफ कुछ दिनों के लिए घर में से गायब हो जाता है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो हादसा अच्छा सुबह उठा था, जॉगिंग के लिए नजदीकी पार्क चला गया था। इसने घर से निकलते हुए इससे कहा था कि आज इस तगड़ा नाश्ता करना है क्योंकि चंद घंटे बाद इसका बॉलिंग का ट्रायल है। वो सांस हमवार करने ही घर से मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, ना कोई झगड़ा ना बदमजगी, फिर पता नहीं एफ कहाँ चला गया। ऑफिसर वो रोहानसी होगी। मैं एफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ आप इसे जल्दी से ढूंढ निकालें। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही एफ का कोई सुराग मिलता है हम सबसे पहले आपको मुतले करेंगे। ऑफिसर ने तसल्ली भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि जब एफ ऐसे गायब होता है तो अपना वक्त कहाँ गुजारता है? एन ने बेबसी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। ठीक है, ऑफिसर ने नरमी से कहा, आप अपने जहन पर ज़्यादा दबाव ना डालें। मैंने वो नंबर नोट कर लिया है जहाँ से आपको टेक्स्ट आया है। मैं इस नंबर को चेक कराऊंगा। उम्मीद है बहुत जल्दी हम आपके शोर को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। एन इस बात में सर हिला कर रह गई। पुलिस ऑफिसर एन को तसल्ली दिलासा देकर जब इसके घर से रुखसत हो गया तो उसने ये सारी बातें जब वफाकी वजीर को बताई तो इसने तहकुमाना अंदाज में कहा, आप अपनी कमांड एंड कंट्रोल रूम से रब्ता करवा कर इस नंबर को ट्रैक और ट्रेस कराए। अगर हम इस सेल फोन के हामिल शख्स तक पहुंच गए तो फिर एफ तक रसाई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब, पुलिस ऑफिसर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन मुझे मामला हासा गड़बड़ लग रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वजीर ने चौंकते हुए लहजे में इस्तफसार किया। आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। सर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट का साल का तजर्बा ये बताता है कि कभी किसी अगवा की वारदात में अगवाकार कम अज कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के अंदर मगवी के वरसा से किसी भी किस्म का रब्ता करके तावान की रकम का मुतालबा ज़रूर करता है। पुलिस ऑफिसर ने आसानियत भरे लहजे में कहा। और यहाँ तो एफ के मंजर से गायब हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वजीर अपनी पेशानी में सलते हुए अजीब से लहजे में बोला। लेकिन हम अगवाकारों के मुतालबे के इंतजार में हाथ पर हाथ रखे खामोश तो नहीं ना बैठ सकते। सर हम खामोश कहाँ बैठे हैं? ऑफिसर ने ठोस अंदाज में कहा। मैंने वो नंबर कंट्रोल रूम में भिजवा दिया है जिससे एफ की बीवी एन को टेक्स्ट मैसेज मिला था। उधर ऑफिसर की बात खत्म हुई, उधर ही इसके सेल फोन की घंटी बाज उठी। ऑफिसर ने इजाजत तलब सवालिया नजरों से वजीर की तरफ देखा। आप फोन ले लें, वजीर ने जल्दी से कहा।